आता है कि बेटा सिकंदर इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाता है। कहां लिख दिया जाता है? इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाता है। तो भारत में पहला आक्रमण जो भी यूनानी, दूसरा आक्रमण बेटा कौन करता है? दूसरा आक्रमण करते हैं यूनानी या ग्रीक लोग आक्रमण करते हैं, जो कि द्वितीय विदेशी आक्रमण था। यह आक्रमण हुआ किसके द्वारा? इस आक्रमण को करने वाला व्यक्ति का नाम अभी याद करवाया है। अभी मैंने क्या बोला है कि पहला आक्रमण जो हुआ ईरानियों के द्वारा हुआ, लेकिन भारत में जैसे ही बेटा कौन आता है? सिकंदर आता है, जो कि यूनान का है, और ये यूनानी व्यक्ति भारत में प्रवेश करता है। जिस पहले व्यक्ति का नाम है वो है सिकंदर, और पहली बार में ही ये भारत पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। इन्होंने क्या किया? भारत पर सिकंदर के नेतृत्व में यूनानी या ग्रीक आक्रमण हुआ। बात समझे कि नहीं? आगे चलते हैं। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ, और यूनान के कौन सी जगह पर हुआ? मकदूनिया, जिसे हम मैसिडोनिया कहते हैं, प्रांत में हुआ है। इस बात को हम याद रखें ना रखें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जन्म कहां हुआ कोई मतलब नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जन्म 356 में हुआ है। 356 के बाद तभी तो 312 ईस्वी में भारत में इसने प्रवेश किया है लगभग, तो वो चीज हमें देखने को मिलती है। 336 ईस्वी में अपने पिता फिलिय की मृत्यु के पश्चात यूनान का शासक बना, और 20 साल की उम्र में बेटा क्या बन चुका है? वहां का राजा बन चुका है। बात समझ रहे हो? पहले के लोग इतने पराक्रमशाली हुआ करते थे। 20 साल की उम्र में कोई लड़का बेटा क्या बन गया? राजा बन गया। पूरी प्रजा के तंत्र को, पूरी प्रजा के सिस्टम को हैंडओवर करने वाला व्यक्ति बन गया। और ये 20 साल की उम्र का राजा एक ऐसा राजा है जो सबसे पराक्रमशाली राजा है। कैसा राजा है? पराक्रमशाली राजा है। और इसका प्रभाव भारत पर इतना पड़ता है कि बेटा सिकंदर इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाता है। कहां लिख दिया जाता है? इतिहास के पन्नों में लिख दिया जाता है। तो भारत में पहला आक्रमण जो भी यूनान के द्वारा किया गया, तो वो आने वाले व्यक्ति का नाम क्या था बेटा? सिकंदर। और सिकंदर कितनी उम्र में राजा बन गया था? 20 साल की उम्र में राजा बन गया था, अपने पिता की मृत्यु के ठीक पश्चात। क्यों? क्योंकि मैं आपको इससे पहले एक बात और पढ़ा चुका हूं कि बेटा ये जो वंश चल चुका है, ये जो राजाशाही शासन चल रहा है, अब वंशज हो गया है। कैसा हो गया है? वंशज जो हो गया है। अगर पिता आपका राजा है तो पुत्र भले ही कैपेसिटी रखता हो राजा बनने की, या गुण नहीं रखता हो, तब भी पुत्र को क्या बनाया जाएगा? राजा ही बनाया जाएगा। पुत्र ही उस वंश का क्या होगा? राजा होगा। तो ये प्रणाली आपको देखने को मिलने लगी। आगे हम बात करते हैं बेटा, इस सिकंदर भारत पर अटैक कर रहा दिखाई दे रहा, बढ़िया हाथी पे बिठा दिया अपन ने, और आराम से आकर के भारत में क्या कर रहा है? प्रवेश कर रहा है। और जब प्रवेश करेगा तो फिर युद्ध होगा। युद्ध किससे होगा? किससे होगा? ईरानियों से। ईरानियों का लीडर कौन था इस समय? कौन था? डेरियस तृतीय। डेरियस प्रथम याद नहीं रखना, डेरियस तृतीय याद रखना है। डेरियस तृतीय से इससे आकर के इसका क्या होगा? मुकाबला होगा। और जब इसका युद्ध होगा तो विजय किसकी होगी? सिकंदर की होगी। तो इस प्रकार से ईरानी शासन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। भारत पर किसका शासन चालू हो जाएगा? यूनानी शासन प्रारंभ हो जाएगा। बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? इधर देखो, यह क्या कह रहा है? सिकंदर का जो गुरु था वो कौन था? अरस्तु था। इस बात को यहां लिखें। सिकंदर का गुरु जो था वो कौन था? अरस्तु था। इस बात को भी हम यहां लिखेंगे। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने है, सिकंदर विश्व विजेता बनने की इच्छा पूर्ति हेतु विजय अभियान पर निकला था। देख रहे हो कॉन्फिडेंस कितना खतरनाक है। एक लड़का 20 साल की उम्र का है, उसका पिताजी की आकस्मिक मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद इसको वहां का राजा बना दिया गया। और जब वो राजा बन जाता है तो वो कहता है कि यार मुझे यहाँ यूनान में मजा नहीं आ रहा, मैं यहां रहकर के शासन करने में कंफर्टेबल जोन में नहीं समझ रहा हूं। मेरा इच्छा तो यह है कि संपूर्ण भारत पर कब्जा कैसे, बोले संपूर्ण विश्व पर कब्जा कैसे किया जाए, नॉट ओनली इंडिया। वो कह रहा है कि मुझे पूरे वर्ल्ड पर शासन करना है और ये मुझे करना है, बस ये मेरी जिद है। और जब इसने ये जिद बना ली तो भैया राजा का डिसीजन कौन बदल सकता है? राजा राजा होता है। जब राजा ने यह निर्णय ले लिया तो वहां रहने वाले साथ के मंत्री संतरी और प्रजातंत्र जो थी वो उसके साथ चल पड़ी। उसने कहा मेरा अब प्रारंभ होता है विजय अभियान। जिस प्रकार से यहाँ नेताओं की रैलियां निकलती हैं, जब मेन लीडर इस बात का डिसीजन ले लेता है कि मुझे ये काम करना है, बोले तो इस प्रकार की यात्रा निकालनी है, तो उनके जो नेता होते हैं, छोटे छोटे लोग होते हैं, पब्लिक होते हैं, उनके साथ चल पड़ती है कि भैया रिस्पॉन्स जो भी होगा देखा जाएगा। पद यात्रा अगर तुमने निकाली, हम इसमें शामिल हो चुके हैं। बोले हो चुके हैं कि नहीं हो गए? इसी प्रकार से बेटा जब सिकंदर ने कहा कि मेरा विजय अभियान शुरू किया जाए तो उसके साथ के जो लोग थे वो चलना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इस संपूर्ण विश्व पर विजय करने के लिए इसने अभियान प्रारंभ किया था। और उस अभियान में इसका क्रम किसके साथ जुड़ता है? भारत के साथ जुड़ता है। किसके साथ जुड़ता है? भारत के साथ जुड़ता है। ये भी भारत में नहीं रहेगा, इस बात को भी याद रखें। ये भी भारत में नहीं रहेगा। ये भी क्या कर रहा है? केवल जीतने का शौक है, बस मुझे जीतना है,
मुझे क्या करना है, जीतना है, बस जीतने की इच्छा से निकल पड़ा है, वो काम ही करेगा, जो भी संपत्ति होगी वहां से लेता और चल पड़ता आगे की ओर। सिकंदर ने 326 ईस्वी में भारत पर बेटा क्या किया, आक्रमण। उस समय वह मात्र कितने साल का था, 30 साल का। आज हम 30 साल में तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी की। 30 साल के लोग लाइब्रेरियों में बैठ के क्या कर रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। उनका बच्चा बेटा 2 साल बाद तैयारी करने के लिए लाइब्रेरी में आ जाता है। मैंने तो इतने सीन खतरनाक इंदौर और दिल्ली में देखे हैं कि बाप और बेटा दोनों तैयारी कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या हो रहा हो यार, अब पापा कंपटीशन क्वालीफाई करे कि मोड़ा कंपटीशन क्वालीफाई करे, बात समझ रहे हो कि नहीं। अब मैंने ये भी हालत देखी है कि पिताजी बगल में बैठा, पिताजी के बगल से लड़का बैठा, पिताजी बगल में बैठा, पिताजी के बगल से लड़की बैठी। मैंने पूछा काहे की तैयारी करवा रहे, क्या चुना ने 8वीं क्लास में है। मैंने कहा अच्छा जागरूक हो गए हो, बोला हाँ जागरूक हो गए हैं, हम तो अपने जमाने में लाइब्रेरी जानते ही नहीं थे, अब हम सोच रहे हैं कि हमारा मोड़ा लाइब्रेरी में जल्दी जल्दी से 8वीं क्लास से पढ़े तो कॉम्पिटिशन 12 और BSc या जो भी ग्रेजुएशन कंप्लीट होते ही तुरंत उसकी नौकरी लग जाएगी, ऐसा हमारा मानना है। मैंने कहा टेंशन ना ले, तू फिर भी कुछ समय तक ही रुक जाएगा, 30 साल की एज में कम से कम तू पढ़ाई तो बंद कर देगा। जो तू लाइब्रेरी में बिठालना तूने भैया इसको अभी से शुरू कर दिया है ना, ये देखना 35 साल तक लाइब्रेरी में बैठा रहेगा। बात समझ रहे हो बेटा, लाइब्रेरी अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक अवस्था के बाद ठीक लगता है ना। बुढ़ापे में जाकर के जवान के कपड़े पहनाए जाएं तो बुढ़ा कितना भी स्मार्ट लगता हो जवान नहीं दिखेगा, ये समझना पड़ेगा। ये बात हम नहीं समझते। हम क्या करते हैं भाई, एक लाइब्रेरी का पैटर्न समय से पहले आपने उसको मोबाइल पकड़ा दिया है, और समय से पहले जब मोबाइल पकड़ा दिया गया तो मानसिक विकास अभी गलत सही का डिसीजन नहीं ले पाता। आप इस बात को समझने का प्रयास करें। जब कोई व्यक्ति बेटा 25 साल की उम्र तक नहीं हो जाता, इवन मैं तो कह दूं 21, 22, 23 साल की एज भी एक ऐसी एज होती है, यहां तक व्यक्ति सेल्फ डिसीजन लेने में भी सोचता है। अगर उसको बड़ा सा डिसीजन दे दिया जाए ना तो हार्ट अटैक आकर के मर जाएगा। बात समझ रहे हो, बड़ा सा डिसीजन अगर उसको दे दिया गया जीवन का कि बड़ा निर्णय ये है और तुझे बेटा ये डिसीजन लेना है और इसका समाधान निकालना, बेटा हार्ट अटैक से मर जाएगा, मौत उसकी ना चाहते हुए आ जाएगी। लेकिन जब व्यक्ति थोड़ा सा समझदार हो जाता है तो बड़े बड़े डिसीजन लेने में सोचता नहीं है। कुछ रियल लोग होते हैं वो बात अलग है, हम जैसे जो कोई भी डिसीजन कभी भी ले गए थे वो अलग बात है, लेकिन डिसीजन लेने के वक्त बेटा एज हमारी समझदार होनी चाहिए। तो हम जब लाइब्रेरी में जाते हैं, एक 15 साल के बच्चे को आप मोबाइल देकर के लाइब्रेरी में भेज रहे हो, उसको तो इंस्टाग्राम रील में आनंद ज्यादा आ रहा है, गलती उसकी नहीं है, उसका ये एज का दौर है। उसकी बॉडी में हार्मोन्स ऐसे एक्टिव हो रहे हैं कि भाई वो ना चाहते हुए भी उस ट्रैक पर जाना पसंद कर रहा है, ना चाहते हुए भी। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं गलत दिशा में आती हैं जब हम उस चीज के लिए बिल्कुल हैबिट में आ जाते हैं, चीजों को समझने लगते हैं। फिर एक लास्ट वे में जब हमें लगता है कि लाइब्रेरी एक कब अच्छी जगह होती है या कोई ऑनलाइन स्टडी कब अच्छी जगह होती है, जब हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। अब हमको लगता है कि हमारा एग्जाम 1-2 नंबर से रुक रहा है और हम बार बार ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करके 10-10 हज़ार, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपए खर्च नहीं कर सकते। अब हमारा मानना है कि हमें सेल्फ प्रैक्टिस करना है, बहुत ज्यादा टेस्ट लिखने हैं, बहुत ज्यादा MCQ लगाने हैं, ये हमारा समय आ चुका है। तब हमें जाकर के ऑनलाइन क्लासेस जो भी टीचर्स चाहे हमारे द्वारा, किसी और के द्वारा, जिसके द्वारा भी क्या किसी किताब के द्वारा क्वेश्चन प्रैक्टिस धुआंधार करनी है, वहां बैठने के लिए एक अच्छा जगह है, वो तो अच्छी बात समझ में आती है। अब आप मोबाइल देकर के शुरू से ही बिठा रहे हो तो ये हालत है। मैं देखता हूं तो 30 साल तक भैया पढ़ाई करने में ही लगे हैं कुछ लोग। अब 30 तक पढ़ रहा, अब 30 के बाद में उसकी नौकरी लग भी गई, मान के चलो, ब्याह हो ना पाओ, अबे तक 30 का हो गया, शादी भाई ना, क्योंकि नौकरी लगी ना तो शादी कौन करे। 30 के होने के बाद तो गंभीर समस्या ये हो जाती है कि नौकरी आवश्यक चीज हो जाती है। फिर तो एक्सपायरी डेट सी लगने लगती है लोगों को अपने बारे में, ये लगता है कि यार मैं तो एक्सपायर सा हो गया हूं। अगर नौकरी होगी तो आपकी वैलिडिटी बढ़ जाती है। बात समझ रहे हो, नौकरी आने से आपकी वैलिडिटी बढ़ा देता है। बोले तो अभी तो बेटा तेरी 5 साल एक्सपायरी डेट और नहीं निकली, तू 5 साल और आनंद से रह सकता है, कोई परेशानी नहीं। अगर बेटा नौकरी ना लगी तो 25 के बाद एक्सपायरी डेट प्रारंभ हो जाती है, व्यक्ति को समझना चाहिए। 30 में जाकर तो सिफारिश करता है। पहले जो मांग रहा तो फॉर्च्यूनर तैयारी कर रहा था, IAS की, को कॉन्फिडेंस था कि भाई मैं निकाल दूंगा। जब भी संबंध की चर्चा चलती थी पापा बड़े घमंड में कहता था क्या कर रहा मोड़ा, IAS कर रहा है। अच्छा IAS कर रहा तो आप पैसा ज्यादा लोगे, माने की स्वाभाविक सी बात है, ज्यादा कहाँ नहीं लेंगे। हम तो मंत्री की मोड़ी के संग ब्याह करने की सोच रहे हैं, पहले सिलेक्शन तो ले ले, माने की हमारी मोड़ी अब नॉर्मल है, हम 25 लाख दे देंगे, कर लो। माने के ना 25 कैसे, पहले पढ़ लन दो, है जान दो सिलेक्शन। अब क्या हुआ, 2 साल बाद उसका प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तीसरी साल बच्चे को भी समझ में आने लगा कि 26 का हो गया, 27 में लग गया, कहा पता नौकरी लगेगी नहीं लगेगी। उसने घर पे कह दिया पापा देख लेना, अब की बार कोई 25 का है ना, मैं तो कह रहा हूँ 20 भी का तो भी ब्याह कर लेना। क्योंकि अब मुझे ऐसा बोले कि सही कह रहा कि हाँ पापा को फिर भी लग रहा कि बाई दा भी कहीं लग गया। अब 34 साल जाकर के बेटा उसकी अटेम्प्ट लास्ट रह गया 5वां। अब वो कह रहा कि पापा इस बार कर ले जो काई, नहीं तो जिंदगी भर कुंवारा रखेगा का है। यहाँ समझने की जरूरत है। पापा ने कहा टेंशन ना ले बेटा ब्याह कर लूं, पर ब्याह वाले आए तो सही। अब लोगों को भी लगने लगा कि भाई 4 साल से IAS कर रहा था, इसका अभी तक नहीं हो पाया।
अब नहीं लग रहा कि इसका सिलेक्शन होगा। अब लोग भी कहने लगे क्या कर रहा हूँ मोड़ा आईएएस, पापा भी अब कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, क्या कर रहा हूँ आईएएस कर रहा हूँ, निकाले वो देखें इस बार निकालने के चांस हैं। माने की तो संबंध कछु मैं सोच तो रहे को मोड़ी अच्छी हो तो कर ले, माने की मोड़ी तो अच्छी है लेकिन रुपया 5 ही लाख देगो, गरीब परिवार है, माने कि 5 लाख इतना तो हमने एक साल में खर्च कर दो तो मोड़ा के ऊपर। पापा को गुस्सा आ गई, पापा बोला लड़के से का तू पगला गया है, पहले तो मेरे 4 साल का हिसाब बराबर कर, वो तेरे ब्याह से होगा, इतना तो कम से कम मिल जाए। तो वो चीजें चल रही हैं भैया, 30-30 साल तक लोग बाग पढ़ने में लगे हुए हैं। ध्यान से देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सिकंदर के सम्मुख जो है सिंध और झेलम नदी के बीच स्थित तक्षशिला के राजा आम्बी से क्या होता है बेटा, युद्ध होता है, जिन्होंने क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण, उसके विजय अभियान में सहायता भी की थी, इस बात को भी याद रखें। एक कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाई, यही कहानी अब भारत के साथ प्रारंभ हो गई। बेटा क्या होता है, जब भारत में सिकंदर प्रवेश करता है तो भारत के भूभाग की कंप्लीट जानकारी इसको नहीं है। मैं यहां से अगर कहीं युद्ध करने जाऊंगा, कितना भी पराक्रमशाली व्यक्ति बना रहा हूं, भूभाग एक बहुत बड़ा मायना रखता है। अगर आपको इस क्षेत्र का नॉलेज नहीं पता कि किस रास्ते से होकर के किस गुफा में निकल जाते हैं, तब तक आप वहां से युद्ध की विजय प्राप्त नहीं कर सकते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहां पर जो होता है, भारत पर जब पहला आक्रमण कौन कर रहा है, सिकंदर आके कर रहा है, तो सिंध और झेलम नदी के बीच में एक जगह पड़ती है, उस जगह का बेटा नाम क्या है, तक्षशिला। और उस तक्षशिला का राजा कौन हुआ था, आम्बी हुआ था। उस आम्बी राजा से पहला युद्ध भारत में जाकर के किसका होता है, सिकंदर का होता है। और जब सिकंदर का युद्ध होता है, आम्बी एक छोटा सा राजा है, और छोटा सा राजा उसकी इतनी बड़ी विशाल सेना के सामने क्या हो जाता है, हार जाता है। और जैसे ही वो हार जाता है तो फिर उसके साथ मरने से छोड़ा उसने इसको मरने से बचाया। उसने कहा बेटा मैं तुझको निपटाऊंगा नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने भारत में प्रवेश किया है, अब मैं तुझसे ही जानना चाहूंगा भारत के बारे में, अब तू भारत के बारे में बताएगा। जब मौत सामने खड़ी हो तो कौन कौन क्या क्या ना बताए, बेटा सब नेतागिरी साइलेंट हो जाती है। यही इस बंदे के साथ हुआ। इसने कहा भैया जो तू पूछना चाहे, मैं भले ही उत्तर में बैठा हूं, मैं तुझे दक्षिण की बता दूंगा, पूछ तो सही भाई क्या पूछना चाहता है। उसने कहा ये बात बता, अब भारत में आगे कहां की ओर जाएंगे। इसने कहा सिकंदर ने, अब आगे किधर चलें। उसने कहा भैया आगे चलो ऐसे। अब ये क्या करेगा, भारत में आगे की ओर इसको क्या करवाएगा, प्रवेश करवाएगा, जिसका सहयोग पूरे तरीके से सिकंदर के साथ हो जाएगा। इस अभियान में सिकंदर के सहयोगी सेनापति, नियार्शक और आनेस्क्रेटस, ये जो लोग हुए हैं, ये सभी के सभी लोग इसके सपोर्टिंग में थे। बोले तो इसके सेनापति भी थे और इसके सपोर्टिंग व्यक्ति इसकी सेना में आए हुए लोग थे। मैंने पहले ही कहा जब सैन्य अभियान या विजय अभियान इसने शुरू किया तो अकेला नहीं चला होगा, इसके साथ में सेना भी होगी और इसको सहयोग करने वाले लोग भी होंगे। तो इस